वेलकम टू सोशियोलॉजी क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त शिबू। आज हम एक और इम्पॉर्टेंट इंडियन सोशियोलॉजिस्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आज हम डिस्कस करेंगे एससी दुबे के बारे में। हम जब भी सोशियोलॉजी स्टडी करते हैं, खासकर इंडियन सोशियोलॉजी, वहाँ पर एससी दुबे के नाम बहुत बार आता है। हम बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स होते हैं जिसके ऊपर एससी दुबे ने काम किया है। इस वजह से बुक्स में हमें एससी दुबे का नाम बहुत बार अलग अलग डिफरेंट टाइप के टॉपिक्स पे हमें मिलते ही रहते हैं। बहुत कम बार ऐसा होता है कि हम एससी दुबे को इन डिटेल स्टडी करते हैं, लेकिन हम जब इंडियन सोशियोलॉजी की बात करते हैं, यहाँ पर एससी दुबे का कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने बहुत सारे चीज़ों के ऊपर काम किया है। आज के इस क्लास में मैं कोशिश करूंगा कि एससी दुबे ने जो भी इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन किए हैं इंडियन सोशियोलॉजी में, वो सारे टॉपिक्स आपको यहाँ पर मैं कवर करा सकूं। मैंने कोशिश की है कि बहुत सारे अलग अलग जगहों से, रिसोर्सेज से चीज़ें इकट्ठा करके ये क्लास तैयार करने के लिए। आशा करता हूँ ये जो क्लास है इससे आप लोगों का एससी दुबे के रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है या फिर वो किस तरीके का थिंकर थे, ये सारे चीज़ें क्लियर हो जाएगी। आज के इस क्लास में हम पहले देखने वाले हैं ट्राइब्स का कॉन्सेप्ट। ट्राइब्स के बारे में एससी दुबे ने क्या कहा था ये जानेंगे। यहाँ पर उन्होंने जो सबसे इम्पॉर्टेंट ट्राइब था उनका रिसर्च का, वो था कामार ट्राइब। उन्होंने कामार ट्राइब के ऊपर स्टडी किया था और वहाँ पर बहुत सारे फाइंडिंग उन्होंने देखी थी। बहुत सारे अलग अलग तरीके का कॉन्सेप्ट इसके रिलेटेड डेवलप किया था। फिर उन्होंने काम किया था इंडियन विलेजेस के ऊपर। इंडियन विलेज, खासकर जो समीरपेट गांव है, वहाँ पर उन्होंने स्टडी किया था और वहाँ पर भी उन्होंने बहुत सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट डेवलप किए थे कि इंडियन सोसाइटी किस तरीके का कैसे चलता है, इंडियन विलेज सोसाइटी में किस तरीके का स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है। ये सारे चीज़ें उन्होंने इस समीरपेट गांव में स्टडी करते हुए दिखाया था। फिर उन्होंने ट्रेडिशन के ऊपर भी काम किया था, मॉडर्नाइजेशन और डेवलपमेंट के ऊपर भी उनका काम था। ये जो सारे टॉपिक्स हैं इनको हम आज के इस क्लास में डिटेल में कवर करने वाले हैं। साथ ही साथ कुछ और भी छोटे टॉपिक्स हैं जो हम क्लास में देखेंगे। अगर आप मेरे क्लासेस में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल पे आपको सोशियोलॉजी रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे। यहाँ पर बहुत सारे प्लेलिस्ट्स हैं, आप लोग प्लेलिस्ट चूज करके स्टडी कर सकते हो, आपको चीज़ें ढूंढने में आसानी होगी। तो चलिए आज का ये जो सेशन है हम शुरू करते हैं। हम पहले एससी दुबे के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्टरी पार्ट देख लेते हैं। एससी दुबे, इनका पूरा नाम है क्षेमाचरण दुबे। इनका जन्म हुआ था 1922 में और ये मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं। इनका जो काम था, इनका जो मेन रिसर्च वर्क था, वो था इंडियन विलेजेस और ट्राइबल सोसाइटीज़ के ऊपर। यहाँ पर इंडियन विलेजेस और ट्राइबल सोसाइटी को स्टडी करते वक्त उन्होंने स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट अप्रोच का यूज़ किया था। इस वजह से उनको, एससी दुबे को हम स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट भी कहते हैं। उन्होंने ये अप्रोच यूज़ करके इंडियन विलेजेस में जो भी चीज़ें हो रही है या फिर इंडियन विलेज के स्ट्रक्चर में किस तरीके का बदलाव आ रही है, ये सारे चीज़ें इन्होंने स्टडी की थी। उनका जो सबसे इम्पोर्टेंट ट्राइब्स के ऊपर स्टडी था वो था कामार ट्राइब। कामार ट्राइब के ऊपर उनका एक सेपरेट बुक भी है। ये जो कामार ट्राइब है ये बेसिकली मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं, लेकिन साथ ही साथ मध्य प्रदेश के साथ हम ये कामार ट्राइब को छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में भी देख सकते हैं। इन्होंने जिस गांव पर सबसे इम्पोर्टेंट वर्क किया था वो था समीरपेट। समीरपेट एक हैदराबाद के पास एक गांव है जहां पर इन्होंने स्टडी की थी। अब यहाँ पर हमें थोड़ा समीरपेट के बारे में जानना होगा, क्योंकि इनके जो भी वर्क्स है या फिर जो भी फाइंडिंग्स है, कॉन्सेप्ट है, इसी गांव से ही, लगभग इस गांव के ही इर्द गिर्द कॉन्सेप्ट्स घूमते रहते हैं। अब समीरपेट गांव में उन्होंने क्यों स्टडी की थी? समीरपेट एक ऐसा गांव है जो शहर से थोड़ी दूरी पर ही है, लेकिन फिर भी ये जो लोग हैं बाकी अलग अलग जो जगह है उससे थोड़ा अलग है। इस गांव में बहुत सारे अलग अलग तरीके का कास्ट्स दिखाई देते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर हिंदू के साथ मुस्लिम लोग भी एक साथ रहते हैं। इन लोगों के बीच में हम इंटर रिलेशनशिप देखते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो मल्टी कास्ट सोसाइटी है इसमें भी स्ट्रक्चर में कुछ हम चेंजेस देखते हैं। और इस समीरपेट गांव के आसपास के जो विलेजेस है वो लोग भी इनके साथ एकजुट होकर कोई भी फेस्टिवल मनाते हैं, खासकर बर्थ, डेथ, मैरिज, इन सारे टाइम
पर बहुत सारे अलग अलग गांव के लोग भी, आस पड़ोस के जो गांव के लोग हैं वो भी यहाँ पर आते हैं। इस तरीके से समीर के पेट गांव जो है वो एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जहाँ पर बहुत सारे कास्ट पाए जाते हैं, जहाँ पर हिंदू मुस्लिम धर्म भी पाए जाते हैं, हिंदू मुस्लिम एक साथ मिलकर रहते हैं और अलग अलग गांव भी एकजुट होकर रहते हैं। इस वजह से उन्होंने समीरपेट गांव को चुना था। यहाँ पर हम हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में जो रिलेशनशिप देखते हैं वो जाति रिलेशनशिप के फ्रेमवर्क के अंडर में आता है। यहाँ पर जो भी अगर कोई ओकेशन हो, कोई भी फेस्टिवल हो, तो हिंदू और मुस्लिम्स एक साथ मिलकर ही मनाते हैं। इसी गांव के ऊपर एस.सी. दुबे ने काम करके देखा था कि इंडिया में जो कम्युनलिज्म का कॉन्सेप्ट है ये इंडिया में मेन प्रॉब्लम नहीं है। खासकर जो इंडियन विलेजेस है इसमें कम्युनलिज्म मेन प्रॉब्लम नहीं है। मेन प्रॉब्लम है सोच में। जो शहर में लोग रहते हैं वहाँ पर एक रिलीजन को किस तरीके से मोबिलाइज किया जा रहा है, इसको किस तरीके का एजेंडा प्रोवाइड किया जा रहा है, ये होता है मेन प्रॉब्लम। एस.सी. दुबे के हिसाब से इंडियन विलेजेस में कम्युनलिज्म मेन प्रॉब्लम नहीं है। अब देखते हैं एस.सी. दुबे के इंपॉर्टेंट बुक्स। एस.सी. दुबे ने बहुत सारे बुक्स लिखी है। ये सारे बुक्स हम एक साथ याद नहीं रख सकते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बुक्स है जिनको मैंने मार्क करके दे दी है। ये बहुत बार एग्ज़ाम में पूछी जाती है। खासकर यूजीसी नेट के जो एग्ज़ाम है यहाँ पर ये बुक्स का नाम पूछा जाता है। उन्होंने कौन सी जगह पर फील्ड वर्क किया है, उन्होंने कौन सी ट्राइब के ऊपर काम किया है, ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर उनका जो सबसे इम्पॉर्टेंट बुक है वो है दा कामार, जो उन्होंने कामार ट्राइब के ऊपर काम करके ये बुक लिखी थी। फिर है इंडियन विलेज, इंडियाज चेंजिंग विलेज। इंडियन विलेज और इंडियाज चेंजिंग विलेज, ये नाम आप लोग ज़रूर याद रखना, क्योंकि बहुत बार हम मेकिन मेरियट और श्रीनिवास के बुक के साथ, जीएस घुरे के बुक के साथ इनको मिक्सअप कर लेते हैं। यूजीसी नेट में खास करके इनको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में दिया जाता है, जहां पर आप लोगों को दो साइड होते हैं। मैच द फॉलोइंग में आपको ये करना होता है कि कौन से बुक कौन से थिंकर ने लिखी है। इस वजह से ये जो बुक है एस.सी. दुबे का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार हमें एग्जाम में कंफ्यूज भी करती है। साथ ही साथ उन्होंने ट्राइबल हेरिटेज ऑफ इंडिया बोल के एक बुक भी लिखी थी, जहां पर 4 वॉल्यूम उन्होंने लिखी थी। ये बुक का नाम भी बहुत बार पूछा जाता है। साथ ही साथ और जो इम्पोर्टेंट बुक है उनमें हम देखते हैं इंडियन सोसाइटी और ट्रेडिशन एंड डेवलपमेंट। ये बुक भी एग्जाम में आते हैं। इसके अलावा भी बाकी जो बुक्स है वो भी आप लोग देख लेना, क्योंकि ये जो बुक का नाम होता है ना, ये एक एक थिंकर के कुछ कीवर्ड्स भी होते हैं। इस वजह से इन बुक का नाम थोड़ा देख लीजिएगा। अगर सारे आप याद नहीं भी रख सकते हैं तो ये जो इम्पोर्टेंट 4-5 मैंने दी है ये आप लोग ज़रूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में इसी से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले हम देखते हैं इनका ट्राइब का कॉन्सेप्ट। हमने अभी पढ़ा है कि इन्होंने एस.सी. दुबे ने ट्राइब्स को स्टडी किया था। उन्होंने बहुत सारे अलग अलग ट्राइब्स को देखा था, ऑब्जर्व किया था, उनके अलग अलग तरीके का कल्चर और सोशल लाइफ को समझा था। खास करके उन्होंने कामार जो ट्राइब है उसको उन्होंने स्टडी किया था। दुबे ये सारे ट्राइब्स को स्टडी करते हुए लिखते हैं, In the Indian context, the term tribe was never been defined precisely and satisfactorily। यानी कि इंडिया में जो ट्राइब का डेफिनेशन है, ट्राइब का जो कॉन्सेप्ट है, ये कभी भी अच्छी तरीके से डिफाइन नहीं किया गया है, क्योंकि यहाँ पर हम अलग अलग तरीके से ट्राइब्स देखते हैं, इनका अलग अलग सोच विचार होते हैं, इनका फीचर्स अलग होते हैं। इस वजह से हम इंडिया में ट्राइब्स का जो कॉन्सेप्ट है ये बेहतर तरीके से डिफाइन होते हुए नहीं देखते हैं, और ट्राइब का जो डिफिनेशन है ये भी कहीं पर हमें सही तरीके से नहीं मिलता है। इस वजह से ट्राइब को समझने के लिए एस.सी. दुबे ने कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की थी कि इंडिया में जो भी ट्राइब्स है, हर ट्राइब्स में हमें कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते हैं। यहाँ पर हम हर ट्राइब्स में देखते हैं कि उनका कुछ ना कुछ रूट होता है, यानी कि वो अपने ज़मीन से जुड़े हुए होते हैं। वो लोग खासकर हिली एरिया और फॉरेस्ट्स में रहते हैं। यहाँ पर उनका जो हिस्ट्री का सेंस है, उनका हिस्ट्री का सेंस लास्ट 5 या फिर 6 जनरेशन का ही होता है। यहाँ पर जो ट्राइब्स होते हैं वो इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट नहीं देखते हैं। यहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो होता है वो लो लेवल का होता है ट्राइब्स के बीच में। खास करके जब हम कल्चरल इथोस की बात करते हैं,
यहाँ पर लैंग्वेज हो या फिर इंस्टीट्यूशन, बिलीफ या फिर कस्टम, यहाँ पर हर ट्राइब का, इंडिया में हर ट्राइब का अपना अलग लैंग्वेज होता है, यहाँ पर उनका इंस्टीट्यूशंस अलग होते हैं, उनका बिलीफ पैटर्न, कस्टम्स, ये सारी चीज़ें अलग अलग देखी जाती है। खास करके जो नॉर्मल सोसाइटी है उनसे थोड़े अलग होते हैं ये ट्राइब्स। ये जो होते हैं ये हर किसी को समान अधिकार देने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर टाइम पर हम इगलिटेरियन ट्राइब्स नहीं देखते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पर जो कॉमन चीज़ है वो है ये लोग नॉन हायरार्किकल होते हैं और ये अनडिफरेंशिएटेड होते हैं, यानी कि ये हायरार्की पर विश्वास नहीं करते हैं कि लोगों को अलग अलग कैटेगरी में ये डिवाइड नहीं करते हैं। हर किसी का थोड़ा बहुत अपने ट्राइब में इंपॉर्टेंट रोल रहता है। यहाँ पर नॉन हायरार्किकल ट्राइब्स हम देखते हैं, साथ ही साथ यहाँ पर लोगों को डिफरेंशिएट इतना ज़्यादा नहीं किया जाता है। ये जो ट्राइब के फीचर्स है, इन ट्राइब के फीचर्स के बारे में बात की थी एस.सी. दुबे ने। अब ये जो सारे फीचर्स है, ये सारे फीचर्स को उन्होंने स्टडी किया था। इन फीचर्स को समझते हुए, ट्राइब्स को स्टडी करते हुए उन्होंने 5 तरीके का ट्राइब्स का क्लासिफिकेशन किया था, यानी कि इंडिया में एस.सी. दुबे के हिसाब से 5 तरीके का ट्राइब्स पाए जाते हैं। पहला है जो एबोरिजिनल्स, यानी कि जो उसी जगह से बिलोंग करते हैं, जो उसी जगह के आदिवासी है, जो बाकी के दुनिया से थोड़े अलग रहते हैं, ये सेपरेट रहते हैं, इस तरीके का ट्राइब है। दूसरा जो ट्राइब है वो एक स्पेशल ट्राइबल ग्रुप होता है जो नॉन ट्राइबल सोसाइटी के आसपास रहता है, लेकिन फिर भी ये लोग अपना कल्चर, कस्टम, ये सारी चीज़ों को सेपरेट रखते हैं उसके आसपास के जो नॉन ट्राइबल सोसाइटी है उनसे। फिर है हमारा तीसरा ट्राइब, जहां पर ये जो ट्राइब्स हैं वो कास्ट ग्रुप के साथ एक साथ रहते हैं यहाँ पर। लेकिन ये जो अलग अलग कास्ट ग्रुप है इनके साथ रहने के बावजूद भी ये ट्राइब ग्रुप्स अपने आप को सेपरेट करके रखते हैं और उनका खुद का एक आइडेंटिटी होता है। फिर हम देखते हैं चौथे तरीके का ट्राइब्स, जो खुद ट्राइब से कन्वर्ट होके एक कास्ट के ग्रुप में जाकर पहुंच गए हैं, जहां पर इन ट्राइब्स को अनटचेबल की तरह ट्रीट किया जाता है। इन ट्राइबल्स को अनटचेबल का स्टेटस दे दिया गया है। फिर जो आखिरी ट्राइब है, पांचवा ट्राइब है, वो है एक ऐसा ट्राइब जो एक हाई इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल स्टेटस एंजॉय करता है। ये 5 तरीके का ट्राइब के बारे में एस.सी. दुबे ने बात की थी। यहाँ पर पहला जो ट्राइब है वो अपने आप को पूरी तरीके से सेपरेट रखते हैं। दूसरे जो ट्राइब है वो नॉन ट्राइबल सोसाइटी के आसपास रहते हैं, लेकिन खुद का एक अलग डिस्टिंक्टिव नेचर होता है। फिर तीसरे तरीके का जो ट्राइब है वो कास्ट ग्रुप के साथ एक ही विलेज में रहते हैं, लेकिन उनका कुछ अलग आइडेंटिटी होता है। फिर चौथे तरीके का जो ट्राइब है वो उनको अनटचेबल का दर्जा दे दिया जाता है। और पांचवा जो ट्राइब है वो एक हाई इकोनॉमिक स्टेटस मेंटेन करके सोसाइटी में चलते हैं। ये 5 तरीके का ट्राइब्स हम इंडियन सोसाइटी में देखते हैं। एस.सी. दुबे ने इंडियन विलेजेस के ऊपर काम किया था। खासकर उनका जो स्टडी था वो था समीरपेट विलेज के ऊपर। समीरपेट विलेज जो है वो हैदराबाद के पास में 25 माइल की दूरी पर है। ये हैदराबाद और आंध्र प्रदेश के बीच में, हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच में ये जगह है। अब यहाँ इस विलेज को किस वजह से चूज़ किया गया है ये हमने पहले ही देख लिया है। अब ये जो इंडियन विलेजेस के ऊपर एस.सी. दुबे का काम है, ये काम बहुत ही क्लियर है। उन्होंने एक बहुत ही क्लियर पिक्चर प्रेजेंट करने की कोशिश की थी इंडियन विलेजेस का। उन्होंने स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट अप्रोच यूज़ किया था और इंडियन विलेजेस को स्टडी किया था। उन्होंने ऑब्जर्व किया था कि इंडियन विलेजेस जो है वो कॉम्प्लीटली ऑटोनोमस और इंडिपेंडेंट नहीं है। बहुत सारे थिंकर्स हैं जो कहते हैं कि इंडियन विलेजेस अपने आप में स्वयं संपूर्ण है, वो इंडिपेंडेंट है और वो एक लिटिल रिपब्लिक जैसे काम करता है। लेकिन एस.सी. दुबे के कहना है कि इंडियन विलेजेस जो है वो खुद में ऑटोनोमस नहीं होते हैं, वो कॉम्प्लीटली इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं। उनके हिसाब से इंडिया का जो विलेजेस है वो एक बड़े सोशल सिस्टम का हिस्सा है। वो एक छोटा यूनिट होता है, एक बड़ा सोशल यूनिट का एक छोटा हिस्सा होता है एक विलेज।
इस वजह से वहाँ पर जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो भी हम एक ऑर्गेनाइज तरीके के देखते हैं। साथ ही साथ बाकी जो सोशल सिस्टम के अलग अलग जगह है, यानी कि जो गांव है या फिर शहर है, इनसे ये विलेजेस इन्फ्लुएंस्ड है। इस वजह से इंडिया का जो विलेजेस है वो ऑटोनोमस और इंडिपेंडेंट नहीं है। ये लाइन को आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। एस सी दुबे ने इंडियन विलेजेस को स्टडी किया था। साथ ही साथ वहाँ पर जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि सीडीपी चल रही थी, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स चल रही थी, उनको भी उन्होंने एनालाइज किया था। उन्होंने देखा था कि इंडिया में विलेजेस के ग्रोथ के लिए कम्युनिटी डेवलपमेंटल प्रोग्राम का बहुत इम्पोर्टेंस है। उन्होंने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया था, खासकर ह्यूमन एलिमेंट इन कम्युनिटी डेवलपमेंट के ऊपर उनका बहुत ज़्यादा एम्फासाइज था। उन्होंने जो लोग हैं, बाहर के जो लोग होते हैं, वो कम्युनिटी डेवलपमेंट में किस तरीके से हिस्सा ले सकते हैं और किस तरीके से गांव डेवलप कर सकता है, इसके ऊपर उन्होंने रिसर्च किया था और कहा था कि कम्युनिटी डेवलपमेंटल प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है इंडियन विलेजेस के डेवलपमेंट के लिए। अब इंडियन विलेजेस को स्टडी तो उन्होंने किया था। उन्होंने इंडियन विलेजेस को स्टडी करते हुए 3 तरीके का सोशल स्ट्रक्चर देखा था इंडियन विलेजेस में। पहला है जहां पर उन्होंने कास्ट, इंटर कास्ट और इंटर विलेजेस ऑर्गेनाइजेशन देखी थी, यानी कि एक ही गांव में हम बहुत सारे कास्ट देखते हैं, वहाँ पर कास्ट के बीच में इंटर कास्ट रिलेशन होते हैं, साथ ही साथ उसके आसपास जो गांव होते हैं उनके साथ भी रिलेशन होता है, यानी कि इंटर विलेज रिलेशन भी हम इंडियन विलेजेस में देखते हैं। यहाँ पर इंडियन विलेजेस में खासकर जो समीरपेट गांव था, वहाँ पर उन्होंने हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में एक रिलेशन देखा था। यहाँ पर 2 डिस्टिंक्ट ग्रुप तो होते हैं, लेकिन फिर भी इनके बीच में सोशियो रिलीजियस आइडेंटिटीज़ होती है, एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं ये हिंदू और मुस्लिम इंडियन विलेजेस में। यहाँ पर इंडियन विलेजेस के सोशल स्ट्रक्चर में हम इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन भी देखते हैं। यहाँ पर 2 तरीके का इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, एक होता है सोशियो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन और दूसरा होता है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन, जो गवर्नमेंट या फिर सेमी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के द्वारा चलता है। यानी कि सोशियो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन भी हम इंडियन विलेजेस में देखते हैं। ये 3 तरीके का सोशल स्ट्रक्चर हम इंडियन विलेजेस में देखते हैं। एस.सी. दुबे ने इंडियन विलेजेस को 3 हिस्सों में बांटा था। 3 तरीके का विलेजेस के बारे में उन्होंने बात की थी। एक है सिंगल सेटलमेंट विलेज, फिर है न्यूक्लिएटेड विलेज और डिस्पर्स्ड विलेज। ये 3 तरीके का इंडियन विलेजेस के बारे में एस.सी. दुबे ने कहा है। अब एस.सी. दुबे का बहुत एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो है डोमिनेंट इंडिविजुअल का। हमने ऑलरेडी डोमिनेंट कास्ट के कॉन्सेप्ट को पढ़ा है। डोमिनेंट कास्ट का कॉन्सेप्ट को दिया था एम.एन. श्रीनिवास ने। उन्होंने कहा था कि हमें हर एक कास्ट सिस्टम में, हर एक सोसाइटी में एक ऐसा कास्ट मिलता है जो उस जगह को डोमिनेट करता है। लेकिन एस.सी. दुबे इस कॉन्सेप्ट से थोड़ा हटके चीज़ों को डिस्क्राइब करते हैं। एस.सी. दुबे कहते हैं कि हम किसी भी एक विलेज हो, गांव हो, वहाँ पर डोमिनेंट कास्ट की बात करते हैं, लेकिन मेन आइडिया डोमिनेंट कास्ट का नहीं होता है। यहाँ पर उन्होंने कहा है कि जो पावर होता है, पॉलिटिकल पावर हो या फिर इकोनॉमिक पावर हो, जो भी पावर होता है वो कोई एक डोमिनेंट कास्ट के पास नहीं होता है। ये पावर होता है कुछ डोमिनेंट इंडिविजुअल के पास, यानी कि ये जो लोग होते हैं, 1-2 पावरफुल लोग होते हैं, उनके पास ही सारा पावर होता है। यहाँ पर पॉलिटिकल पावर हो या फिर इंडिविजुअलिस्टिक पावर, ये कुछ लोगों के पास ही होता है। यहाँ पर उन्होंने देखा था कि इंडियन विलेजेस में जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है वो भी सिर्फ डोमिनेट इंडिविजुअल ही ज़्यादा करते हैं। इस वजह से उन्होंने डोमिनेट इंडिविजुअल का कॉन्सेप्ट दिया था, जहाँ पर डोमिनेट इंडिविजुअल्स एक विलेज को डोमिनेट करते हैं। वहाँ पर जो भी चीज़ें होंगी, किस तरीके का स्ट्रक्चर होगा, वो सारे चीज़ों में वो इन्फ्लुएंस करते हैं। एस.सी. दुबे ने जेंडर के ऊपर भी काम किया था। उन्होंने देखा था कि जो महिलाएं हैं यानी कि वोमेन है, वो 5 तरीके का एक्टिविटीज़ करती है किसी भी विलेजेस में। वो देखते हैं ये 5 तरीके का एक्टिविटीज़ जो है वो है डोमेस्टिक वर्क, एग्रीकल्चर, फेस्टिवल एंड सेरेमनीज, बर्थ, मैरिज एंड डेथ और
विलेज एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिटिक्स। ये 5 एक्टिविटीज में हम महिलाओं का योगदान देखते हैं। अब देखते हैं इंडियाज चेंजिंग विलेजेस। इंडियाज चेंजिंग विलेजेस, ये जो बुक है, ये बुक लिखी है एस.सी. दुबे ने। उन्होंने इस बुक में दिखाया है कि इंडिया में जो विलेजेस है उसमें किस तरीके का बदलाव हमारे आजकल हम देखने को मिलते हैं। अब ये जो विलेजेस है, इस विलेजेस में हम अलग अलग तरीके का बदलाव देखते हैं। उन्होंने खासकर समीरपेट गांव में ही इसको स्टडी किया था। उन्होंने जो चेंजेस देखे हैं इंडियन विलेजेस में, वो है उन्होंने देखा है कि आजकल के टाइम पे जो फैमिली सिस्टम है इसमें हम बहुत सारे बदलाव देखते हैं। यहाँ पर जो किनशिप ऑर्गेनाइजेशन है वो पहले के जैसा नहीं है। यहाँ पर पहले मैरिज में कोई फ्रीडम नहीं दी जाती है, लेकिन आजकल के टाइम में मैरिज में भी फ्रीडम ऑफ चॉइस देखी जाती है। ये सारी चीज़ें बदलाव देखी जाती है। साथ ही साथ लोगों का जो ड्रेसिंग सेंस है, विलेज में जो लोग रह रहे हैं उनका ड्रेसिंग सेंस में भी बदलाव आ रहा है। वो लोग जो ऑर्नामेंट्स पहनते हैं, यानी कि जो गहने पहनते हैं, उसमें भी बदलाव देखी जाती है। यहाँ पर जो ऑक्यूपेशन लोग पहले करते थे, जो भी काम करते थे, वहाँ पर जो भी टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं, वो उसमें भी बदलाव देखी जाती है आजकल के टाइम पीरियड पर। यहाँ पर उन्होंने देखा था कि जो कास्ट सिस्टम है विलेजेस का, उसमें भी बदलाव देखी जाती है। यहाँ पर बहुत सारे ऑक्यूपेशन भी लोग आज बदलते हैं। पहले के ज़माने में हम देखते हैं कि एक स्पेसिफिक कास्ट ग्रुप के लिए एक सिर्फ ऑक्यूपेशन होता था, एक स्पेसिफिक ऑक्यूपेशन होता था, लेकिन कास्ट सिस्टम में इस ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन में भी बदलाव देखी जाती है। साथ ही साथ ये जो सारे चीज़ें हैं, इन चीज़ों में हम इन टोटल लोगों के बीच में जो एटीट्यूड है उसमें भी बदलाव देखते हैं। यहाँ पर अर्बनाइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन के वजह से लोगों के एटीट्यूड में भी बदलाव देखी जा सकती है। ये जो काम है, ये जो इंडियन चेंजिंग विलेजेस के ऊपर एस.सी. दुबे ने काम किया है, ये 1950 से लेकर 1960s के बीच में की है। इस वजह से ये जो राइटिंग्स है या फिर जो भी चेंजेस है, ये उस टाइम पीरियड की ही बताती है। लेकिन आज के टाइम पीरियड पर हम देखते हैं कि और भी चीज़ें बदलती जा रही है। एस.सी. दुबे ने इंडियन जो विलेजेस है, इंडियन विलेज कम्युनिटी है, इसको स्टडी किया था। उन्होंने यहाँ पर स्टडी करते हुए देखा है कि इंडिया में कुछ 6 फैक्टर्स है, विलेजेस में कुछ 6 फैक्टर है जो स्टेटस डिफरेंशिएशन का कारण है। यानी कि जो गांव है वहाँ पर लोगों के बीच में जो डिफरेंशिएशन है स्टेटस का, इसके रिलेटेड 6 फैक्टर है। 6 ऐसे फैक्टर है जिसके वजह से हम स्टेटस में डिफरेंशिएशन देखते हैं विलेजेस में। वो है रिलीजियन एंड कास्ट, लैंड ओनरशिप, वेल्थ, पोजीशन इन गवर्नमेंट सर्विसेज एंड विलेज ऑर्गेनाइजेशन, एज, डिस्टिंक्टिव पर्सनालिटी पैटर्न। यहाँ पर पहला जो फैक्टर है वो है रिलीजियन एंड कास्ट। कौन कौन से धर्म से बिलोंग करता है, उनका कास्ट किस तरीके का होगा, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि उस ग्रुप का स्टेटस किस तरीके का होगा। साथ ही साथ किसके पास ज़्यादा ज़मीन है, जिसके पास ज़्यादा लैंड ओनरशिप होगा यानी कि ज़मीन होगा, वो ज़्यादा स्टेटस वाला होगा। साथ ही साथ पैसा, वेल्थ मैटर करता है। यहाँ पर जो भी लोग रह रहे हैं वो लोग, उनका पोजीशन गवर्नमेंट सर्विस में किस तरीके का है, साथ ही साथ विलेज को ऑर्गेनाइज करने में किस तरीके का पोजीशन वो लोग निभाते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है उनके स्टेटस को डिटरमाइन करने में। साथ ही साथ जिनका एज जितना ज़्यादा होगा उनका स्टेटस भी इतना ज़्यादा होगा। फिर है डिस्टिंक्टिव पर्सनालिटी ट्रेट्स, यानी कि कुछ एक्स्ट्रा पर्सनालिटी का ट्रेट हमें हर इंसान में देखने को मिलती है। अगर किसी के पास कुछ ऐसा स्पेशल पर्सनालिटी हो तो उसको ज़्यादा स्टेटस भी दी जाती है। एस.सी. दुबे ने लिविंग स्टैंडर्ड के ऊपर डिपेंड करके 4 तरीके का पीपल के बारे में बात की थी कि एक विलेज में हम 4 तरीके का लोग देख सकते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के बेसिस पे। पहला है रिच, वेल टू डू, एवरेज और पुअर। ये 4 तरीके का लोग हम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के बेसिस पे देख सकते हैं। यहाँ पर जब भी कोई गांव में रिलीजियस सर्विसेज और फेस्टिवल की बात की जाती है तो जो इंडिया के विलेजेस है यहाँ पर हमें
तीन तरीके का रिलीजियस सर्विसेज और फेस्टिवल देखने को मिलता है। पहला है फैमिली सेरेमनीज, जहाँ पर एक अलग परिवार का अपना कुछ पूजाएं होती है, अलग कुछ सेरेमनीज होती है। फिर है विलेज फैमिलियल एंड कम्युनल फेस्टिवल्स, यानी कि विलेज जो है, विलेज के गांव के जो लोग हैं वो साथ सभी इकट्ठा मिलकर कुछ फेस्टिवल करते हैं, कुछ सेरेमनीज करते हैं। फिर है द मुस्लिम एंड हिंदूज इंटरेक्शन। यहाँ पर जब भी कोई फेस्टिवल होता है, इस फेस्टिवल के दौरान हमें हिंदू और मुस्लिम के बीच में इंटरेक्शन देखने को मिलती है। ये जो स्टडी हुआ था, ये जो चीज़ें उन्होंने बताई है, ये सारे बेसिकली समीरपेट गांव के ऊपर स्टडी करके ही एस.सी. दुबे ने बताई है। इस वजह से जो समीरपेट गांव का कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसको आपको थोड़ा अच्छी तरीके से याद रखना होगा। अगर आप लोगों ने समीरपेट गांव का एक आइडिया, कॉन्सेप्ट अपने माइंड में बना लिया तो आप लोगों को सारे कॉन्सेप्ट आसान लगेंगे। एस.सी. दुबे ने इंडियन विलेजेस में अलग अलग तरीके का जो ट्रेडिशन है, इसको उन्होंने स्टडी किया था। उन्होंने ये स्टडी के द्वारा पाया था कि इंडिया में हम खास करके 6 तरीके का ट्रेडिशन देख सकते हैं। पहला है क्लासिकल ट्रेडिशन। क्लासिकल ट्रेडिशन ऐसा ट्रेडिशन जो ओवरऑल हर कोई जिसको फॉलो करता है, जिस ट्रेडिशन को हर कोई फॉलो करता है। फिर है इमर्जेंट नेशनल ट्रेडिशन, जहाँ पर एक नए तरीके का नेशनल ट्रेडिशन आता है। जैसे हम आजकल के टाइम पे देख सकते हैं कि जो योगा है, पहले योगा को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं दिया जाता था, लेकिन आजकल योगा दिवस मनाया जाता है। योगा एक ट्रेडिशन के जैसे बनता जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर स्वच्छ भारत जो अभियान है, इसके हिसाब से भी लोग साफ सफाई करने लगे। ये भी एक ट्रेडिशन बनता जा रहा है, एक नेशनल ट्रेडिशन। फिर है रीजनल ट्रेडिशन। एक रीजन में जिस तरीके का ट्रेडिशन को फॉलो किया जाता है उसको कहा जाता है रीजनल ट्रेडिशन। फिर होते हैं कुछ लोकल ट्रेडिशन, कुछ लोकल लोगों के जिस तरीके का ट्रेडिशन होता है। फिर है वेस्टर्न ट्रेडिशन, यानी कि बाहर के जो लोग हैं वो जिस तरीके का ट्रेडिशन फॉलो करते हैं उसको कहा जाता है वेस्टर्न ट्रेडिशन। और फिर आता है लोकल सब कल्चरल ट्रेडिशन, यानी कि लोकल में भी कुछ सब कल्चरल ट्रेडिशन होते हैं, अलग अलग सोशल ग्रुप्स होते हैं जो अलग अलग तरीके का कल्चर को फॉलो करता है। ये 6 तरीके का ट्रेडिशन के बारे में एस.सी. दुबे ने बात की थी। और ये जो 6 तरीके का ट्रेडिशन है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। इसको आप लोग थोड़ा ध्यान से याद रखिएगा। इसको ये बहुत आसान टॉपिक है, इसको थोड़ा अच्छी तरीके से समझ के पढ़ लीजिएगा। अब देखते हैं मॉडर्नाइजेशन का कॉन्सेप्ट। मॉडर्नाइजेशन के बारे में भी एस.सी. दुबे ने स्टडी किया था। उन्होंने देखा था कि ये जो मॉडर्नाइजेशन का कॉन्सेप्ट है, इसमें बहुत सारे अलग अलग तरीके का कंपोनेंट्स हम देख सकते हैं। अब इंडिया में उन्होंने स्टडी करते हुए ये पाया था कि मॉडर्नाइजेशन जो है, इसका बेसिकली 4 तरीके का कंपोनेंट्स है। पहला है जहां पर हम इंटर रीजनल और इंटर एथनिक इंटरडिपेंडेंस देखते हैं, यानी कि मॉडर्नाइजेशन के लिए इंटर रीजनल और इंटर एथनिक इंटरडिपेंडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो भी लोग हैं एक जगह पर रह रहे हैं, एक सोसाइटी में रह रहे हैं, वो लोग एक साथ इकट्ठा इंटरडिपेंडेंट होने चाहिए, तभी हम मॉडर्नाइजेशन सोसाइटी में आ सकता है। फिर हम देखते हैं सोशल रिस्ट्रेंट एंड सोशल डिसिप्लिन। मॉडर्नाइजेशन के लिए कुछ सोशल रिस्ट्रेंट की ज़रूरत है और साथ ही साथ कुछ सोशल डिसिप्लिन की ज़रूरत है। जब लोग डिसिप्लिन होंगे बेहतर तरीके से, तब मॉडर्नाइजेशन बहुत आसानी से आ सकती है। फिर है एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर। एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर जो है वो इंटरडिपेंडेंट होनी चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ स्पेशलिस्ट स्किल होने चाहिए लोगों के बीच में। अलग अलग लोग अलग अलग तरीके का रोल भी निभाने चाहिए, तब मॉडर्नाइजेशन आ सकता है। फिर है लोगों के बीच में डिफरेंट रिवार्ड सिस्टम, यानी कि अलग अलग काम के लिए अलग अलग तरीके का रिवार्ड सिस्टम होने भी ज़रूरी है। इस रिवार्ड सिस्टम के वजह से लोगों को एनकरेज मिलता है परफॉर्मेंस करने के लिए। यहाँ पर जो करप्शन और इनएफिशिएंसी है, इसको हम कम कर सकते हैं इस एनकरेजमेंट के द्वारा। जब हम पॉजिटिवली लोगों को रिवार्ड देंगे, उनको एनकरेज करेंगे, तभी हमारे सोसाइटी में मॉडर्नाइजेशन आ सकता है। ये 4 कंपोनेंट के बारे में बात की थी एस.सी. दुबे ने। एस.सी. दुबे ने डेवलपमेंट के ऊपर भी काम किया है। एस.सी. दुबे ने अपने बुक मॉडर्नाइजेशन एंड डेवलपमेंट में 4 फेजेस ऑफ डेवलपमेंट की बात की है।
यानी कि कोई भी सोसाइटी हो उसको डेवलप करने के लिए ये 4 फेजेस से होके गुजरना ज़रूरी है। पहला जो फेज़ है वहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज़रूरी है। डेवलपमेंट का पहला स्टेप ही है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक ग्रोथ के द्वारा ही हम डेवलपमेंट शुरू कर सकते हैं। फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सोशल चेंज के बीच में कुछ रिलेशन होना ज़रूरी है। सोसाइटी में जो भी बदलाव आ रही है, सोशल चेंजेस हो रही है, इसके साथ साथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट का भी आगे बढ़ना ज़रूरी है। फिर है थर्ड फेज, जहाँ पर मॉडर्नाइजेशन को इम्पोर्टेंस दिया जाता है। हम जब भी कोई डेवलपमेंटल स्ट्रेटेजी अपनाते हैं तो बहुत बार देखा जाता है कि ये फेल हो जाता है। तब हमें एक ऐसा सिस्टम की ज़रूरत है जो इसको पॉजिटिवली ले, साथ ही साथ हमारे सोसाइटी में जो मॉडर्नाइजेशन है उसको आगे बढ़ाए और ये जो नेगेटिव चीज़ें हैं इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करे। यानी कि अगर हम टोटली बात करें तो यहाँ पर जो भी नेगेटिव चीज़ें हो रही है उसको पॉजिटिव डेवलपमेंट के में कन्वर्ट करने का फेज़ है। फिर जो फोर्थ फेज़ है वो है रिफ्लेक्टिव फेज़, जहाँ पर रिफ्लेक्ट करता है डेवलपमेंटल स्ट्रेटजीज। जो भी लोग हैं वो अपने आसपास की जो भी घटनाएं घट रही है, नेशन में जो भी चीज़ें हो रही है, वर्ल्ड में जो भी चीज़ें हो रही है, इनके बीच में एक रिफ्लेक्सिविटी बनाता है और चीज़ों को वर्ल्ड के हिसाब से रिफ्लेक्टिव करती है। एस.सी. दुबे ने किनशिप के ऊपर भी काम किया था। उन्होंने प्राइमरी कीन के बारे में बात की थी। उन्होंने 8 तरीके का प्राइमरी कीन्स के बारे में बात की थी कि हमारा जो सोसाइटी है वहाँ पर हम 8 तरीके का प्राइमरी कीन देखते हैं। पहला है हस्बैंड वाइफ, फादर सन, मदर डॉटर, फादर डॉटर, मदर सन, यंगर एल्डर ब्रदर, यंगर एल्डर सिस्टर, सिस्टर ब्रदर। ये जो सारे कॉन्सेप्ट है ये हम बुक में, सोशियोलॉजी के बुक में हर जगह पर एस.सी. दुबे के कॉन्सेप्ट थोड़े बहुत देखते ही रहते हैं। यहाँ पर जो भी आज मैंने कॉन्सेप्ट कवर कराया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग थोड़ी अच्छी तरीके से इनको नोट डाउन कर लेना, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार ये सारी चीज़ें पूछी जाती है। एस.सी. दुबे का बहुत कम बार बुक में एक साथ इकट्ठा मिलाकर सारे टॉपिक्स दिए जाते हैं। आपको सारी चीज़ें अलग अलग जगहों से इकट्ठा कर कर ही पढ़ना पड़ता है। तो आज का जो ये क्लास है मैं यहाँ पर ही ख़त्म करता हूँ। आशा करता हूँ आज मैंने जो भी चीज़ें पढ़ाई है आप लोगों को समझ में आया है। अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको सोशियोलॉजी रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मिलने वाले हैं। तो आज का क्लास यहाँ पर ही ख़त्म करता हूँ। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और लोगों में प्यार बांटते रहिए। जय हिंद।